हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, आज बेटा हमारा इनऑर्गेनिक का पहला लेक्चर रहेगा और ये पूरा एडवांस बेस ही रहेंगे बेटा। जितने भी मैं चैप्टर्स लेके आ रहा हूं इनऑर्गेनिक के, वो पूरा एडवांस बेस रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एडवांस में क्या होता है बेटा, हर साल थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता रहता है। ज्यादातर मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैं आपके सामने यहाँ पे एससीक्यू भी लाया हूं, ठीक है ना। सिंगल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू भी लाया हूं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी लाया हूं, मैट्रिक्स वाले भी लाया हूं, ठीक है ना। हर तरह के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। बहुत से क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज हैं या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो इस सेशन को बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, कंट्रोल करूंगा कि मैं आपका ज्यादा समय ना लूं। ओके, तो 1 आवर 30 मिनट बहुत हुआ तो 2 आवर्स। अगर आप इतना रोज इस सेशन को दे रहे हैं भीष्म बैच के लिए, तो मैं कहता हूं भाई बहुत है इतना, ठीक है ना। बाकी थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर सेल्फ स्टडी नहीं की है तो भाई फिर सब कुछ बेकार है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, भले चाहे वो कहीं से भी मिले, बुक से मिले या फिर सेशन से मिले, किसी से भी मिले, कहीं से भी मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। और अब इस समय कोई नई थ्योरी को नहीं देखना है कि कहीं बुक से थ्योरी उठा करके देख रहे हैं, नहीं। जो आपको लेक्चर नोट्स मिले हैं उन्हीं को, अगर कहीं पे मान लीजिए आपको लगता है कि यार कोई कंसेप्ट वीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के जो भी आपके लेक्चर नोट्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करिए। ध्यान रखिए, कभी भी किसी बुक को फॉलो इस तरह से नहीं करना है, स्पेशली थ्योरी के लिए। और बाकी क्वेश्चंस तो यार अच्छी चीज है, कहीं से भी मिले करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस समय आप कहीं से कोई नई बुक खरीद के ला रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। सर ने कहा था क्वेश्चन कहीं से भी मिले तो बढ़िया है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन के सोर्सेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कहीं की टेस्ट सीरीज हो गई, कहीं का क्या कहते हैं, मान लो पीवाईक्यूज कहीं से मिल गए, है ना, या वैरायटी वाले क्वेश्चन यार दोस्तों से मिल गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। लेकिन एकदम फ्रेश बुक ला करके आप नए सिरे से सोचेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। तो जो चल रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एलिमेंट, ठीक है ना, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। ये क्या है? मेटल है, मेटलॉइड है, इनर्ट गैस है, नॉन मेटल है, कौन है? तो भाई बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, अच्छा सिंपल सोबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है, आप चेक करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो यार ये मैग्नीशियम की फील दे रहा है। किसकी फील दे रहा है? मैग्नीशियम की फील दे रहा है। और मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से क्लियर देख लिया होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास आए, सबसे पहले जैसे ही ये स्क्रीन पे फ्लैश हो, आप क्या करना, आप वीडियो को वहीं पे पॉज करिएगा, उस क्वेश्चन को अपने दम पे सॉल्व करिएगा। फिर जब मैं आंसर बताऊं तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही सही तरीका होता है। मैं क्वेश्चन आने के बाद इस तरह से साइड में हो जाया करूंगा, लाइक दिस। अब आपके सामने सारी स्क्रीन है, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए केयरफुली और फिर सॉल्व करिए और देखिए कि मेरा और आपका आंसर आपस में मैच करता है या नहीं। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स एस, पी, डी एंड एफ। देखिए एक छोटा सा मिथ है क्या, कि ऐसा समझा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो केवल और केवल एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख करके बनाई गई है। नहीं, एटॉमिक नंबर को नहीं, एटॉमिक नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रख के बनाई गई है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए जाते हैं भाई? सब एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, सब शेल्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको ध्यान में रख करके बनाए गए। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा? सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट। हाँ, बात सही है भाई, इसका भी इसमें काफी हेल्प मिलती है, ठीक है ना, कि कौन सा एलिमेंट कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ये वो बहुत चीजों में ये हेल्प करता है। आगे, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। भाई देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का तो बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर,
याद आया? तो यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कहीं ना कहीं समझने में हमें इस टेबल से क्या मिलती है बेटा? हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयनिक कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। नहीं, इससे हमें ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड या कुछ देखने या समझने को नहीं मिलता। तो फाइनल इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? डी होना चाहिए, और वही है। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज। अब इसमें नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? नॉट करेक्ट। तो आइए जरा देखे लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये क्या कहते हैं? एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि एटॉमिक नंबर आप बढ़ाते जाइए और एक रेगुलर इंटरवल में जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में अरेंज होंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, वो सेम प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले होंगे। ये बात समझ में आ गई? तो पहला स्टेटमेंट सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, एस ब्लॉक को ले लीजिए, क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को ले लीजिए, एफ ब्लॉक को ले लीजिए, इवन पी ब्लॉक के भी बहुत बड़े हिस्से को देख लीजिए, सब में मेटल ही मेटल भरे पड़े हैं। थोड़ा सा नॉन मेटल पाया जाता है किसमें? पी ब्लॉक में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी of element along a period do not vary in regular manner with an increasing atomic number। ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा कि बस बढ़ते जाओ। कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन की वजह से एक चेंज भी देखने को मिलता है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये कहना गलत है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन बढ़ती जा रही है, ऐसा सब जगह नहीं है, कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? जरा ऊपर वाले स्टेटमेंट को देखिए। Among the following elements, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज 5। आइए देखते हैं कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैग्नीज ट्रांजिशन एलिमेंट है, हाँ। आयरन है, हाँ। कॉपर है, हाँ। यट्रबियम है, हाँ। लेकिन जिंक नहीं है, ध्यान रखना, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? रॉन्ग हो गया, यानी कि एक इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आगे देखते हैं। ऑल द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग टू थर्ड बी ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जी हां, बिल्कुल, चाहे लेंथेनाइड्स हो चाहे एक्टिनाइड्स हो, उनको थर्ड बी ग्रुप में रखा जाता है या थर्ड ग्रुप में रखा जाता है, आप बोल सकते हैं। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स to F block of the periodic table and are shown separately at the bottom of the periodic table। जी हां, बिल्कुल सही है। मान लो कि ये periodic table है, तो यहां पे इसमें F ब्लॉक को यहां ना रख करके यहां अलग रख दिया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। द D ब्लॉक एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया बेटा? ए हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इसने बोला था 5, जबकि आ कितने रहे हैं? 4। बात समझ में आई? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की है, मैग्नीज, आयरन, कॉपर और यट्रबियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, बाकी ये ट्रांजिशन एलिमेंट और कोई नहीं है। पोटेशियम को ले लीजिए, कैल्शियम, सीजियम, ये सब अपने एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, पीबी अपना पी ब्लॉक एलिमेंट है और जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट मोजलेस एक्सपेरिमेंट? मोजले ने क्या किया था? मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट किया था। बात समझ में आ गई? और इलेक्ट्रॉन्स का जब बम्बार्टमेंट किया था तो फाइनली उसने पाया था कि अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं एलिमेंट्स को लूं तो एक रेगुलर, क्या कहते हैं, मुझे एक प्रॉपर ऑर्डर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसकी? वेव फ्रीक्वेंसी की। तो भाई इसका जो करेक्ट ग्राफ है वो नो डाउट इन इट, वो कैसा रहेगा? अपना डी ऑप्शन इज अपना क्या रहेगा बेटा? करेक्ट रहेगा। कहीं ना कहीं रूट गायब है, एटॉमिक वेट में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इसलिए ये गलत है। रूट गायब है यहां पे, ये भी गलत है। एटॉमिक वेट है, बात समझ में आ रही है? रूट है लेकिन एटॉमिक वेट है, ये भी गलत है। ये एटॉमिक नंबर है, ये सही है, लेकिन रूट में वैल्यू गायब है, ये भी गलत है। बस बचता कौन है? अपना ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन क्या कहते हैं अपने आईआईटी में आया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर एलिमेंट विद
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। अब यहां पे जो Z है बेटा वो एटॉमिक नंबर अपना क्या कहते हैं, और M जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। ओके, तो Z एटॉमिक नंबर है और M मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि मान लो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मान करके बात करें, कौन सी सीरीज मान के बात करें बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मान करके बात करें, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये वो है ना, और फिर जिंक तक अपन चले गए। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैग्नीज तक बढ़ते गए, क्रोमियम मैग्नीज तक बढ़ते गए, फिर उसके बाद वापस से धीरे धीरे घटना डिक्रीज होना चालू हो गए। तो जो सही प्रेजेंटेशन इसमें हमें दिखाई दे रहा है बेटा, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट प्रेजेंटेशन अपना कौन सा हो गया, दिस। यहां पे आप देखिए धीरे धीरे अपन बढ़ रहे हैं, क्रोमियम तक आ रहे हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपन मैग्नीज से गए, 5 रह गए, फिर आयरन में 6 रह गए। तो यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो क्रोमियम तक अपन देखते हैं पीक पे आ जाता है, फिर वापस से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो अपना कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए मैंने आपको एक करवाया था, वैसे सिंपल बताया था, जिसमें अपन ने फर्स्ट रे और सेकेंड रे ग्रुप को अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट रे और सेकेंड रे ग्रुप को अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सारे के सारे कौन है बेटा, सेकेंड रे ग्रुप वाले ही हैं। तो ये बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और सारे के सारे क्या है बेटा, +2 हैं। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैटायन है या न्यूट्रल है, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नो डाउट इन इट, सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, Ba2+ होगा। अब इसमें Ba2+ तो है नहीं, तो फिर आंसर किसका चला जाएगा, Sr2+ को चला जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा हमें एक मन में पीरियोडिक टेबल की इमेज बना लेनी चाहिए। किसकी इमेज बना लेनी चाहिए बेटा, पीरियोडिक टेबल की। और उसमें क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स को लिख लेना चाहिए। आई रिपीट, उसमें एलिमेंट्स को क्या कर लेना चाहिए बेटा, लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, हाँ है, ये नाइट्रोजन है, हाँ है, ये फास्फोरस है, हाँ है, ये सल्फर है, हाँ है। अब आप सोचिए, इधर जाने पे साइज कम होता है, इधर जाने पे साइज बढ़ता है, और नीचे जाने पे भी साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बनाए देते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं ऐसे, लाइक दिस। तो ये एरो बता रहा है इधर आने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि उधर जाने पे घट रहा है। जो पॉइंटेड पार्ट है इस तरफ साइज बढ़ रहा है, टेल पार्ट की तरफ जाने पे साइज घट रहा है। और ये इधर ऐसे बनाए देता हूं, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, साइज क्या हो रहा है, नीचे जाने पे भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब 2 मिनट के लिए मान लो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई सल्फर को कहां रखूं, सल्फर को इनके कहीं बीच में रखूं, कार्बन से बड़ा मानूं, छोटा मानूं, ये वो लाइक दैट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले जिनके ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस है उनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को वॉच करो। क्या मतलब, भाई कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन बड़ा होगा ये तो मानते हो, हाँ सर मानते हैं। तो देखो कार्बन किस किस में छोटा दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है। साइज की बात पूछिए, कार्बन इसमें छोटा दिया हुआ है, यहां भी छोटा दिया हुआ है। और मजे की बात, हाँ चलो यहां पे तो कार्बन को नाइट्रोजन से क्या किया हुआ है, चलो मान लिया बड़ा दिया हुआ है। तो पहले क्या करो, बी और डी ऑप्शन को तो क्या कर दो भाई, उड़ा ही दो, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए और सी को वॉच करो। यहां पे कार्बन को छोटा बताया था किससे, नाइट्रोजन से, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है। अब यहां पे देखो कार्बन को बड़ा बताया है किससे, नाइट्रोजन से। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये कंफर्म हो गया
कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए। और एक बात ये भी कंफर्म हो गई कि फास्फोरस और सल्फर का साइज कहीं ना कहीं इनसे क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन से तो बड़ा ही होगा। तो अब इनमें थोड़ा सा बुद्धि बढ़ाओ कि फास्फोरस और नाइट्रोजन में कौन बड़ा होता है, कि सर फास्फोरस बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, फास्फोरस बड़ा होता है। तो यहां पे देखिए फास्फोरस दोनों में ही बड़ा है। आई रिपीट, फास्फोरस दोनों में ही बड़ा दिखाया हुआ है। लेकिन यह सोचो कि फास्फोरस और सल्फर में कौन होना चाहिए, तो भाई फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस को ही बड़ा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या आ गया बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कहने का मतलब है कभी कभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है यहां पे उलझने का, जानते हो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इधर जाने पे साइज बढ़ता है तो नीचे जाने पे भी तो साइज बढ़ता है। अब किसको जवाब दूं, तो भाई जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है पहले उनके ऑर्डर को चेक करो कि उनके ऑर्डर किस किस ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहे। तो भाई किस किस ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहे, बी और डी में फॉलो नहीं हो रहे। आप इसको लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। एक ऑप्शन और भी आप चेक कर सकते थे, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। भाई फास्फोरस बड़ा होता है नाइट्रोजन से, चेक करो कि कहां कहां पे फास्फोरस को नाइट्रोजन से बड़ा बताया हुआ है। यहां पे भी फास्फोरस को नाइट्रोजन से बड़ा बताया है, यहां भी फास्फोरस को नाइट्रोजन से बड़ा बताया है, यहां भी, यहां भी। तो भाई वो तो सभी जगह है, यानी कि उससे रिजल्ट नहीं निकल सकता, उससे रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो हमने किसको फॉलो किया, हमने कार्बन नाइट्रोजन को फॉलो किया। क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कार्बन नाइट्रोजन को ही आपने क्यों फॉलो किया, तो भाई इसलिए फॉलो किया कि नाइट्रोजन फास्फोरस से रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो कुल मिलाकर के मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं अपन लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन और सल्फर में या फास्फोरस में किसको बड़ा बोलें किसको छोटा बोलें, तो जो इंफॉर्मेशन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है उससे ऑप्शन चेक करने की कोशिश करो। हो सकता है कि एक दो ऑप्शन ऐसे ही अलग हो जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट करेक्ट। भाई कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आपको करेक्ट लगता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो आइए जरा देखते हैं, क्या चार्ज ऑन द आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या वो इस पे डिपेंड करता है, क्या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है, क्या आंसर दोनों मतलब डी ऑप्शन होगा। तो भाई सीधी सी बात है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर से हम डायरेक्ट इस तरह से इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। मोस्ट करेक्ट पूछा है उसने, क्या पूछा है बेटा, मोस्ट करेक्ट पूछा है। ओके, तो अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन द आयन, आयंस पे क्या चार्ज है या फिर उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है, इन सब चीजों से प्रॉपर देखा जाता है। इन अ गिवन एनर्जी लेवल द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इज। देखिए पेनिट्रेशन पावर को इसमें देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एन की वैल्यू अगर नहीं दी है तो सेम मान करके बात कर लेते हैं। तो भाई सीधा सा है, जो न्यूक्लियस के जितने क्लोज फील होगा उसका पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज कौन है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, हम उसकी पेनिट्रेशन पावर को ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, द बेस्ट ऑर्डर इज दिस, एस सबसे आगे, देन पी, देन डी, देन एफ। तो आंसर इज ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर दिस दिस दिस। अब इतना देकर के बोला है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पहली आयनाइजेशन ये है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। 3 आयनाइजेशन एनर्जी के बाद सडनली चौथी आयनाइजेशन एनर्जी में एक ह्यूज गैप आ रहा है, एक ह्यूज जंप आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब
चलते चलते अचानक कहीं पे दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच एक ह्यूज गैप आ जाए, तो जो मिनिमम वैल्यूज आई हैं, मिनिमम वैल्यूज से मेरा मतलब है 1 2 3, 3 तक तो वैल्यूज कैसी रही, मिनिमम रही, अचानक चौथे पे क्या हो गया, सडन जंप आ गया, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने कंसीडर होंगे, 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 4 और 5 के बीच में एक ह्यूज गैप आ गया, तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कंसीडर होंगे, 4। यानी कि जो उसकी लास्ट मिनिमम वैल्यू है उतने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लीजिए 5 और 6 में ह्यूज गैप आ गया, तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। मान लीजिए 6 और 7 में ह्यूज गैप आ गया, तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 6। तो ये चीज आपको देखनी है, कितने के बाद एक ह्यूज गैप आया है। इसका एक सीधा सा लॉजिक ये होता है कि भाई 3 के बाद अगर एक ह्यूज गैप आया है, इसका मतलब अब फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो 3 के बाद सडनली बहुत बड़ा गैप आ गया है, यानी कि फाइनली वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत अच्छा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ द कॉइनेज मेटल। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो मेटल्स होते हैं उनको अपन कॉइन मेटल्स के नाम से जानते हैं, और नंबर 1, नंबर 2 इस तरह का क्वेश्चन पहले मेंस या एडवांस किसी में आ भी चुका है। आइए जरा देखते हैं। यहां पे ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, फर्स्ट वालों की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, सेकंड वालों की होती है। ये चीज मैंने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाई थी, और डी ब्लॉक जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये ट्रेंड बताया था। अच्छा, इस ट्रेंड को जो फॉलो नहीं करते हैं वो 4 फैमिली होती हैं, टी, वी, सी, एन। ये 4 ग्रुप्स हैं, यानी कि टाइटेनियम ग्रुप, टाइटेनियम फैमिली, वेनेडियम, क्रोमियम और निकेल फैमिली, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही है? बाकी तो सबके थ्रू ये पैटर्न फॉलो होता है। यहां पे लिखे देता हूं भाई, नॉट, ठीक है ना, वैलिड। ओके, तो इनके लिए वैलिड नहीं है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकेल ग्रुप के लिए ये पैटर्न वैलिड नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए है। तो आइए जरा इसको ध्यान में रख करके बात करें। 3 एलिमेंट्स हैं हमारे सामने, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ओके, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बेटा, गोल्ड की आयनाइजेशन होनी चाहिए, देन कॉपर की होनी चाहिए, और देन किसकी होनी चाहिए बेटा, सिल्वर की होनी चाहिए। ओके, तो आइए जरा मैच कर लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है, सबसे ज्यादा कॉपर है, देन उससे सिल्वर कम दिया है, और सिल्वर को गोल्ड से भी कम दिया है। तो यहां ये तो नहीं पता चल रहा कि गोल्ड और कॉपर में कौन ज्यादा है, लेकिन हां ये पता चल रहा है कि गोल्ड और कॉपर दोनों ही क्या है, सिल्वर से ज्यादा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। बाकियों में देखे देते हैं भाई, यहां पे सिल्वर को गोल्ड से ज्यादा बताया है, गलत है। यहां पे क्या कहते हैं, सिल्वर को कॉपर से ज्यादा बताया है, गलत है। यहां पे बराबर बताया है, ये भी गलत है। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए बेटा, ए ऑप्शन होना चाहिए, और वही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं, क्या है। IE1, IE2 एंड IE3 ये वैल्यूज हैं 100, 15 और 1500 रेस्पेक्टिवली। द एलिमेंट कैन बी, एलिमेंट कौन सा हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर चलते चलते कहीं पे अचानक ह्यूज गैप आ जाए, IE1, IE2, IE3, IE4, कहीं पे अचानक ह्यूज गैप आ जाए, मान लीजिए 3 के बाद ह्यूज गैप आ गया, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। मान लीजिए 2 के बाद ही ह्यूज गैप आ गया, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो यहां पे कितने के बाद गैप आ रहा है बेटा, 2 के बाद गैप आ रहा है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो भाई सोडियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ये तो नहीं होगा। बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो ये 2s2 और 2p1 होता है, ये भी नहीं होगा। बेरिलियम की बात करूं तो ये 2s2
2 होता है, और 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मान लो पहले को 100 देना पड़ा, दूसरे को 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो वो कहां से निकलेगा मेरे भाई? वो 1s2 से निकलेगा। कहां से निकलेगा बेटा? 1s2 से निकलेगा। अब 1s2 का मतलब क्या होता है भाई? कि यानी कि ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर आएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही जोर आएगा। यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा? 2 बचेंगे। इसी तरह से फ्लोरीन की बात करें, 2s2 और 2p5, यानी कि यहां पे तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 8वां इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा। यहां पे अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर आएगा। लेकिन यह सीक्वेंस बता रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जोर आएगा। यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और वो किसमें है? बेरिलियम में है। तो आंसर इसका होना चाहिए सी ऑप्शन, और वही सही है। नेक्स्ट, एक एक्वा सॉल्यूशन है और उसमें 2 कंपाउंड पड़े हैं, AOH और BOH, ठीक है ना। अब भाई हमें इनकी EN दी है, A की EN कितनी दी है? 3, और B की EN कितनी दी है? 1.5। O की EN हमें पता ही है, हाइड्रोजन की भी EN हमें पता है। अब ये पूछा है कि बताओ ये कैसे हैं, एसिड हैं, बेस हैं, क्या है, लाइक दैट। तो भाई इसका एक सिंपल सा याद करिए, मैंने QSP आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर A की EN मान लीजिए 2.1 से ज्यादा है, अगर A की EN 2.1 से ज्यादा है, यानी कि जैसे ये AOH है और A की EN क्या है? 2.1 से ज्यादा है, तो देखो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जोर किस पे चलता है? अपने से कमजोर पे चलता है। तो भैया A जो है उसकी EN 2.1 से ज्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ऑक्सीजन देखेगा भैया कि सबसे कम EN किसकी है? हाइड्रोजन की। चलो इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाए देते हैं। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे। अच्छा, वहीं पे अगर A की EN 2.1 से कम है, यानी कि हाइड्रोजन से कम है, तो यही बॉन्ड कैसे टूटता? ऐसे। इस बार ऑक्सीजन क्या करता? इस बार ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो A से ले लेता, क्योंकि जोर हमेशा अपने से कमजोर पे चलता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये H+ दे रहा है और ये क्या दे रहा है बेटा? OH- दे रहा है। तो यहां पे एक सीधा सा कंसेप्ट लगा लीजिए कि A की EN कितनी है बेटा? 2.1 से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? और यहां पे जो B है उसकी EN 2.1 से कम है। तो नो डाउट इन इट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इस QSP के अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए भाई? बेस होना चाहिए। तो पहला एसिडिक होना चाहिए, दूसरा बेसिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए, और आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द एलिमेंट, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की बात आ रही है, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल है, हाँ है। अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जस्ट ए सेकंड, और साफ साफ बनाए देते हैं, जस्ट ए सेकंड। ये अपनी क्या है? पीरियोडिक टेबल, ओके। अब लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर को हम बढ़ता हुआ पा रहे हैं। तो हम मेटेलिक कैरेक्टर को क्या पा रहे हैं बेटा? बढ़ता हुआ पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो नो डाउट इन इट, अगर इन सब में हम देखें तो भाई मान लो मान लो पोटेशियम यहां है, हाँ है। मान लो मैग्नीशियम यहां है, ठीक है ना, ओके। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इमेजिन कर लो। हाँ, वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, ये लो भाई बनाए देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ने बराबर बना दिया, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये लो, पोटेशियम यहां है, मैग्नीशियम वहां है, और इसके आगे चले जाओ तो एल्यूमिनियम यहां है, और बोरॉन कहां है बेटा? इसके ऊपर है। बोरॉन कहां है? यहां पे है। तो नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं,
और उधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? पोटेशियम का होना चाहिए। अब देखिए पोटेशियम सबसे ज्यादा किस किस में है? तो भाई क्या यहां पे है? नहीं। क्या यहां पे है? नहीं। क्या यहां पे है? यहां पे पोटेशियम तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? एल्यूमिनियम से और मैग्नीशियम से, ठीक है ना। अब यहां पे नहीं, नहीं, यहां पे पोटेशियम क्या आ रहा है? कम आ रहा है एल्यूमिनियम से, ये भी सही नहीं है। तो फिर बचता कौन है? ये ऑप्शन, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? डी। तो इस तरीके से आप एक सीक्वेंस देख करके आंसर मतलब प्रॉपर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जैसा कि मैंने अभी बताया मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में, किसके बारे में बताया बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। वैसे ही क्या होता है बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की भी बात आती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे वो इंक्रीज होते हैं, और जस्ट अपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे क्या होते हैं बेटा? डिक्रीज होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखूं, आई रिपीट, अगर मैं इस चीज को ध्यान में रखूं, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन। तो भाई यहां पे तो बोरॉन आ रहा है, हाँ आ रहा है। यहां पे कार्बन आ रहा है, हाँ। ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन आ रहा है, हाँ आ रहा है। और सिलिकॉन कहां आ रहा है? यहां आ रहा है। तो इधर जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होने चाहिए? फ्लोरीन में होने चाहिए। तो देखें भाई फ्लोरीन कहां कहां पे सबसे आगे दिया हुआ है? ना यहां दिया है, ना यहां दिया है। तो ये दो ऑप्शन तो निकाल दीजिए। एक यहां दिया है, एक वहां दिया है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर कार्बन होना चाहिए, फिर बोरोन होना चाहिए, और सबसे कम सिलिकॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे कम कौन होना चाहिए? सिलिकॉन होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन सिलिकॉन। तो बेस्ट आंसर इज सी ऑप्शन हो गया। तो कभी भी इस तरह के एलिमेंट्स आए तो आपने देखा होगा मैंने दोनों बार क्या किया, इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर लिया, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया, और मैंने उसको चेक कर लिया कि भाई किसका आंसर क्या क्या होना चाहिए। तो आप भी इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखिए सीधी सी बात है, हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को समझना है तो बस इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो अब कौन कौन से एलिमेंट है भाई? कौन कौन से हैं? फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब में यही दिया है। तो ये यहां पे इस तरह से बना लो, ये नाइट्रोजन है, हाँ। ये ऑक्सीजन है, हाँ। ये फास्फोरस है, हाँ। ये सल्फर है, हाँ। अब इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो पहले चेक करके देखो कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस किस में दिया है। भाई यहां पे भी दिया है, वहां पे भी दिया है, वहां पे भी दिया है, तो बस इसमें नहीं दिया है। तो यानी कि एक तो सी ऑप्शन कम से कम, चलो एक ही सही, एक ऑप्शन तो दौड़ से बाहर हुआ। चलो अब बात आती है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये तो क्लियर है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन होना चाहिए? भाई नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए। देन ऑक्सीजन के बाद किसका नंबर आना चाहिए? नाइट्रोजन का। देन किसका आना चाहिए? सल्फर का। और देन किसका आना चाहिए? फास्फोरस का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है। बस एक पैटर्न है कि यहां जाने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो भैया सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए, उससे कम नाइट्रोजन होना चाहिए, और नाइट्रोजन से कम कौन होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए, और सल्फर से कम कौन होना चाहिए? फास्फोरस होना चाहिए। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन कहां कहां दिया गया है। तो भैया ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन सिर्फ दो ऑप्शन में दिया गया है, ए और बी में। तो ये भी मामला गड़बड़ हो गया।
अब बचता कौन है, फास्फोरस और सल्फर। तो हमें पता है सल्फर की ज्यादा होती है, फास्फोरस की कम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर इज बॉम्बे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए सीधी सी बात है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो भाई खुद के इलेक्ट्रॉन तो संभलेंगे नहीं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो किस पे होगी, जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो -4 नो डाउट इन इट, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी, और -1 वाले की इन सब में सबसे ज्यादा होगी। तो -1 कहां कहां पे सबसे आगे है भाई, सिर्फ दो में है, बी और डी में। तो ये तो वैसे भी नहीं है, इनको तो बाहर करो। अब यहां पे देखिए -1, -2, -3, -4 एक सीक्वेंस में आ रहा है ना, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बोली है जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बोली है जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, बॉम्बे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। भाई सीधी सी बात है, नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे क्या है, ये नॉन मेटल हमारा कौन सा है, CO है। तो बता दूं, न्यूट्रल जो ऑक्साइड हैं वो कौन कौन कंसीडर होते हैं, NO होते हैं, N2O होता है, और क्या होता है बेटा, CuO होता है। तो फाइनली सॉरी, क्या CO बोल रहा हूं, सॉरी CO होता है, ठीक है, ये लो CO होता है। ओके, तो ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो आंसर इस क्या हो गया, यहां पे बॉम्बे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, या यूं कहिए सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, तो नो डाउट इन इट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे देखिए, ये +6 है, ये +5 है, ये +4 है, ये +3 है। तो फाइनल आंसर भी यही है, यानी कि ए आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट, बेरिलियम और एल्यूमिनियम बेटा डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और डायगोनल रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉपर्टीज में अगर ये सिमिलरिटी फील करते हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसमें ये सिमिलरिटी शो नहीं करते हैं, डिफरेंस रखते हैं। तो क्या कोवेलेंट हैलाइड, हाँ दोनों ही कोवेलेंट हैलाइड बनाने में माहिर हैं। क्या पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, हाँ बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाने में भी कैपेबल हैं, क्योंकि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, हाँ जस्ट अ सेकेंड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाने में भी क्या होते हैं बेटा, ये कैपेबल होते हैं। जैसे आप बेरिलियम को देख लो तो BeH2 है, इसका पॉलीमर बन सकता है। उसी तरह से आप एल्यूमिनियम का देख लो, AlH3 है, वो भी पॉलीमर बना सकता है। और क्या कहते हैं, ये क्लियर हो गया। आगे देखो, एम्फोटेरिक नेचर रखते हैं, हाँ बिल्कुल रखते हैं। Be के जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक होता है। अगर कहीं पे वेरिएशन है बेटा तो वो कोवेलेंसी का है। बेरिलियम जहां केवल और केवल नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 बॉन्ड, मैक्सिमम देखा जाए तो 4 बॉन्ड, वहीं पे एल्यूमिनियम को देखा जाए तो भाई ये या तो 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड या 6 बॉन्ड बनाने तक में ये कैपेबल होता है। तो फाइनल आंसर जो है वो इसका C होता है, जिसमें ये डिफरेंस रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, इज ओब्लिगा करेक्ट। मेंडलीफ जो है ना, पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अब थोड़े से MCQs चालू हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। अभी तक मैं SCQ करवा रहा था, अब मैं MCQs करवा रहा हूं, जरा ये बात ध्यान रखिएगा। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। 0 ग्रुप उस समय प्रेजेंट नहीं था जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी, ये बात सही है। और हमें तो क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो एक तो ये सही हो गया। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ, इज द एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग इफेक्ट। देखिए Z इफेक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं,
तो ये बात सही है। Z इफेक्टिव किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट यानी कि सिग्मा के। और देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज इन पीरियोडिक टेबल, ईच वन कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? BCD होना चाहिए और वही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, वही करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन। अब भी अभी बाई चांस थोड़ी देर पहले याद हो तो शायद मैंने बोला था कि हीलियम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, Hg और ब्रोमीन लिक्विड टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, हाँ भाई ये बात भी सही है। और इन एनी पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस इज हाईएस्ट, ये बात गलत है। ठीक है ना, हमें ऐसा पता है, बता दिया जाता है कि नोबल गैसेस जो वैंडरवाल रेडियस रखते हैं वो सब अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती हैं, ऐसा सोचना गलत है। ये सीक्वेंस शुरू के 3rd पीरियड तक चलता है, फिर आप डेटा उठा के देख सकते हैं, एनसीईआरटी उठा करके देख सकते हैं, वहां पे जाकर के ये बिगड़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो फाइनल आंसर इसका ABC हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओब्लिगा करेक्ट? ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अब जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये A है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये A माइनस में बदल गया, करेक्ट? हाँ बदल गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन होता है, हाँ होता है, ये रिडक्शन है। और जो रिडक्शन शो करेगा वो कौन होगा लाला? वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ होगा। तो भाई वो यही तो कह रहा है ना कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो क्या गलत कह रहा है? ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है यानी कि रिडक्शन ज्यादा अच्छे से शो कर रहा है, यानी कि खूब सारी एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है। तो बहुत अच्छा, अगर वो रिडक्शन शो कर रहा है यानी कि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? सही। द एलिमेंट विद हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात तो भाई वही समझ सकता है जिसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का क्या पढ़ा हो, रिलेशन पढ़ा हो। ये बात समझ में आ रही है। तो मान लो कि F से हम F माइनस बनाना चाहते हैं और Cl से मान लो हम Cl माइनस बनाना चाहते हैं, तो ये क्या है सर? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये बात समझ में आ गई। अब हम F माइनस से F बनाना चाहते हैं और Cl माइनस से Cl बनाना चाहते हैं, ये क्या है सर? ये तो आयनाइजेशन हो गई। ये बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। तो भाई इसको कुछ ऐसे समझो कि सड़क पे चलते किसी से पंगा हो गया, उसने आपको दे ली। तो भाई जब उसने आपको दे ली तो फिर अब आपके मन में आया कि जितनी इसने मेरे को दी मैं भी इसको उतनी दूं। तो जब आपको जितना मिला है तो आप उसको उतना लौटाना भी चाहोगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, इवन आप तो चाहोगे कि मैं उससे ज्यादा ही लौटाऊं, लेकिन मान लो सामने वाला थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आपका मन करेगा कि यार ज्यादा नहीं लौटा सकते, कम से कम उतना तो लौटा दो जितना मिला है। तो वही केस यहां पे भी अप्लाई होता है। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ A बराबर होती है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A माइनस। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया। तो एलिमेंट विद हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साहब। अलोंग अ पीरियड हेलोजन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात भी सही है, हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज दिस दिस दिस। ये थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? ABC होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को इस ऑप्शन में दिक्कत आए, बी ऑप्शन में, तो भाई मेरे कंफ्यूज मत होना, ये स्टेटमेंट इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। आई रिपीट, ये स्टेटमेंट
इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब क्योंकि इसको सुनने के बाद बहुत से बच्चों को एक प्रॉब्लम हो सकती है, बोले फिर ऐसे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। हाँ होती है, तो फिर क्लोरीन की ही आयनाइजेशन भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा बच्चों के मन में एक विचार आ सकता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। ठीक है ना, अगर मैं Cl से Cl माइनस बना रहा हूं तो भैया यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एनर्जी बाल्टी भर भर करके हमको मिल रही है। यह बात समझ में आ रही है? आगे, सल्फर से मैं S माइनस बना रहा हूं, यहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, मिल रही है। O से O माइनस बना रहा हूं, मिल रही है। लेकिन O माइनस से O2 माइनस बना रहा हूं तो यहां पे मिल नहीं रही, देनी पड़ रही है। अब आप इसको ऐसे समझो कि किसी के पास पहले से ही एक है और किसी को वो एक और को ले आए तो बवाल कटना तय है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्या मतलब? नेगेटिव चार्ज पहले से ही है और आप एक और नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हो, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। एंड ड्यू टू दिस रीजन हमें इसको फोर्सफुली अगर O2 माइनस बनाना पड़ेगा तो हमें एनर्जी इसमें देनी पड़ जाएगी, यानी कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यानी कि ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन वाला हो गया। बात समझ में आ गई? तो आंसर इसका क्या हो गया? ABC हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक तरह से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड भी है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मोलिक्यूलर वैल्यूज जो होती हैं En आर अबाउट 2.8 टाइम्स मोर देन और लेस देन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 3 थे जिनकी हम क्या कहते हैं, जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं। एक पाउलिंग के थ्रू पढ़ते हैं, एक मोलिकेन के थ्रू पढ़ते हैं, एक ऑलरेड रोशो के थ्रू पढ़ते हैं। तो हमें इन तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मोलिकेन ने जहां पे कहीं ना कहीं, पाउलिंग ने जहां पे कहीं ना कहीं बॉन्ड एनर्जी और इन सबको ध्यान में रख के एक्सप्लेनेशन दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहीं पे मोलिकेन ने क्या किया था बेटा? आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ध्यान में रख के बताया था। और वहीं पे ऑलरेड रोशोस ने क्या किया था बेटा? जेड इफेक्ट और रेडियस को ध्यान में रख के बात की थी। तो मोलिकेन और पाउलिंग ने जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट की तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या आया? डिफरेंस आया। तो अगर आप चाहते हो कि मोलिकेन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मैं पाउलिंग के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से मैच कराऊं तो मोलिकेन वैल्यू ऑफ En आर अबाउट 2.8 टाइम्स मोर देन दिस, यानी कि जो मैंने क्या कहते हैं मोलिकेन के थ्रू निकाली हैं उनमें 2.8 का अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं उसको आई हुई वैल्यू को, तो वो पाउलिंग के क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, किलो जूल में कितना, किलो कैलोरी में कितना, तभी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है करेक्ट स्टेटमेंट की। क्लोरीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन को ध्यान से अच्छे से देखिए, यहां पे +7 ऑक्सीडेशन है, हाँ है, और यहां पे कितनी है बेटा? +5 है। तो सीधी सी बात है कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है, यानी कि अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा है, अट्रैक्शन पावर जितनी ज्यादा होगी, नो डाउट इन इट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे भी वही चीज अप्लाई हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहां पे कार्बन एटम में देखो ये -4 है और यहां पे ये +4 है, तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्लोरीन एटम जो है पाउलिंग स्केल और मोलिकेन स्केल के अकॉर्डिंग, तो अभी अभी हमने देखा था कि किसकी En कम होती है, किसकी En ज्यादा, मतलब आई मीन पाउलिंग के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है कि मोलिकेन के अकॉर्डिंग ज्यादा होती है, अभी अभी हमने देखा था। तो मुझे यहां पे 2 स्टेटमेंट सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंसर इज A एंड B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
ठीक है भाई, सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें देखना है क्या क्या स्टेटमेंट सही है। एल्कली मेटल हैव लोएस्ट आयनाइजेशन हाँ इन रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने पीरियड में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स जो एल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नॉर्मल गैस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात भी सही है, अपने अपने पीरियड में उनकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अच्छा आगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर किया जाए तो किसकी ज्यादा होती है, तो भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नो डाउट इन इट ज्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से। ये 2p4 होता है और ये 2p3 होता है, तो हाफ फिल्ड वाले और फुली फिल्ड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है। अच्छा, F माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, गलत बात। रीजन भाई देखो, F जो माइनस है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो F माइनस से तो भैया इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि यूं कहो नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं क्लोरीन, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि उनकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होती है। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, यानी कि ABC होना चाहिए, और वही है। ये देखिए इस तरह के, अभी मैंने पहले आपको सिंगल चॉइस वाले कराए, फिर मैंने आपको MCQ कराए, अब मैं आपको थोड़े और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आज से पहले आ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि मैंने जैसा शुरुआत में भी बोला था कि भाई पैटर्न हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर तरह के एक बार मतलब क्वेश्चंस देख के जाने चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूं भाई वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करें। यहां पे एक चीज और भी मैं आपको पॉइंट आउट करा दूं, बहुत से बच्चों का मेंस को लेकर के एक भ्रम होता है कि भाई सफिशिएंट है क्या NCERT। ठीक है यार, NCERT तक आप कह सकते हो, सफिशिएंट नहीं कह रहा, लेकिन हाँ NCERT तक मैं मेंस तक मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है यार, NCERT से काफी काम सेट हो जाता है ना, खासकर केमिस्ट्री में, चाहे वो IOC हो, OC हो या PC हो, एक हद तक PCVC सभी का काम सेट हो जाता है। लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो भाई NCERT, सिर्फ NCERT अगर आप देख के जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा चांस लेकर के जा रहे हैं, ये बात मान करके चलिए। तो फिर आप बोलेंगे फिर क्या करें भाई, बताया ना, टीचर के जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनके नोट्स को प्रॉपर फॉलो करके जाइए, क्योंकि एडवांस का लेवल काफी अच्छा होता है और मतलब कई बार बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और या फिर उनके पूछने का तरीका बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए टीचर के नोट्स यूजुअली क्या होते हैं बेटा, थोड़े सधे हुए होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं कि कहाँ क्या चीज कब कितनी आपको बतानी है, ये सब उसमें दिया हुआ होता है। तो इसलिए थोड़ा टीचर के नोट्स को अच्छे से वॉच करना चाहिए। चलिए तो बेटा जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट दे दिए हैं, यानी कि बता दिया है कि भाई कुछ हमने यहाँ पे क्या दिए हैं, लॉज दिए हैं, कौन सी डेफिनेशन, किस लॉ की क्या डेफिनेशन दी है। यहाँ पे पूछा गया है कि वो बताइए कौन से लॉ हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि वो बताइए किन्होंने दिए थे। तो आइए जरा इनको मैच करके देखते हैं। तो जैसा मैं पहला देख पा रहा हूं भाई, मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्रेड हैड एन एटॉमिक वेट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू, यानी कि कहने का मतलब है मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो होता है दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ नियरेस्ट टू एलिमेंट्स जो होते हैं। तो भाई ये हमने पढ़ा था ट्रेड्स में, तो ये लॉ ऑफ ट्रेड्स है जो दिया था डोबिनियर ने, यानी कि ए का क्या होना चाहिए 1Q। तो आइए जरा चेक कर लें, ए का 1Q। अच्छा यहां पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सिलेंड्रिकल टेबल की बात हो रही है, तो भाई ये टेलुरिक स्क्रू कह लीजिए या हेलिक्स लॉ कह लीजिए, और किसने दिया था, डी जॉन कॉर्टोआ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो भाई ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2P होना चाहिए, और वही है। आगे अरेंज, बाकी तो फिर बचता है, साफ दिखाई दे रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ द लाइटर एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी एर्थ एलिमेंट हैड। अब देखिए जैसे ये एर्थ एलिमेंट की बात आ गई ना, 8 एलिमेंट की बात आ गई, वॉटएवर, तो भाई यहां पर मुझे एक आइडिया लग गया कि ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ ऑक्टेव जो अपन ने पढ़ा था उसकी बात हो रही है। तो ये किसने दिया था, न्यूलैंड्स का था, ठीक है ना। तो फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 and
आर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 लिखे देते हैं, अब सही है। ठीक है, तो ये आंसर अपने इस तरह से हो गए, ए बी सी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 कॉलम दे दिए गए हैं और इधर एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट में इस तरह से, ठीक है ना, कि किस एलिमेंट में KLMN में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं। तो आइए जरा चेक करना शुरू करते हैं। 287 यानी कि कहीं ना कहीं कितना हो गया, ये क्लोरीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? क्लोरीन की बात कर रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 287 है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। थर्ड पीरियड में पाया जाता है, ग्रुप में नहीं पाया जाता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एंटर होता है, ये कह रहे हैं नहीं होता, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। रिएक्टिव मान सकते हैं, रिएक्टिव होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, यानी कि ए का आंसर क्या होगा बेटा? पी और एस होगा। आइए देख लीजिए, पी और एस। आगे ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 36 हो गया, यानी कि नोबल गैस की बात हो रही है। अब नोबल गैस की बात हो रही है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, थर्ड ग्रुप में नहीं, 0 ग्रुप में होता है। यहां पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जा रहा होता है, तो अभी तक तो कोई नहीं है, रिएक्टिव नहीं होता, डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि इसका आंसर केवल और केवल क्या होगा? टी होगा। हटाइए, आगे बढ़ जाइए। अब बात आती है 2 8 14 2 की, इसमें क्या हो रहा है आइए वो भी देख लेते हैं। भाई ये 26 आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये आयरन है, आयरन है, पैरामैग्नेटिक है, और क्या कहते हैं, अगर डी ब्लॉक में देखा जाए 8th ग्रुप के नाम से जाना जाता है। 8th ग्रुप में आयरन, कोबाल्ट, निकेल सबको रखा जाता है, तो ये इसके आंसर दोनों ही नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं आता, अंदर आता है, यानी कि 4s में ना आके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। तो P और R, रिएक्टिव नहीं बोलेंगे, डायमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे, तो आंसर को प्यार से बोल दो PR, बोले तो PR, ठीक है ना। अच्छा ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, कितना है 2 8 18 25। अच्छा ये हो गया अपना 63 हो गया साफ, कितना हो गया? 63 हो गया। 63 यानी कि ये साफ समझ में आ रहा है कि ये 58 से लेके 71 के बीच में है, यानी कि ये लेंथेनाइट की बात हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक होगा। आगे दूसरी बात अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, हाँ दूसरी बात थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। क्या है भाई? थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को थर्ड ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं, इनर वही क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट और अंदर वालों में आ रहा है। रिएक्टिव नहीं और डायमैग्नेटिक नहीं, तो फाइनल आंसर प्यार से बोल दो PQR, यानी कि पैरा भी होगा, थर्ड ग्रुप भी होगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहा होगा। तो ये फाइनल अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा वही, अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के स्केल्स के बारे में आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वो स्केल्स आपको याद हैं, साफ कह रहा हूं, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को अपन छू भी नहीं सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो पाउलिंग और मुलिकेन के बीच का ये जो रिलेशन था, ठीक है ना, ये रिलेशन किसके बीच है बेटा? पाउलिंग और मुलिकेन के बीच का है। तो अब अगर मुलिकेन को पाउलिंग के बराबर लाना चाहते हो तो y की वैल्यू 2.8 रखनी पड़ेगी। तो a का आंसर क्या हो गया? R, ठीक है ना। ये रिलेशन किसका दिया हुआ है बेटा? ऑलरेड रोशो का दिया हुआ है, यानी कि आंसर P हो गया। ये रिलेशन बेटा किसका दिया हुआ है? ये रिलेशन अपने मुलिकेन भाई साहब का दिया हुआ है, मुलिकेन स्केल का दिया हुआ है, तो इसका आंसर Q हो गया। एंड फाइनली ये रिलेशन अपना पाउलिंग का दिया है, यानी कि S हो गया। तो T बेटा ऐसा का ऐसा ही रह गया। फाइनली आंसर ये हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के स्केल्स की नॉलेज है, याद है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Among the following oxide, how many of them are suboxide? Suboxides का मतलब कि जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। किससे? नंबर ऑफ सेंट्रल एटम से। तो इनको सबऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इनको सबऑक्साइड बोला जाता है। तो एक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ए सबऑक्साइड है, बी सबऑक्साइड है। बात समझ में आ रही है?
तो 2 ही इसका आंसर हो रहा है। यस, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन एलिमेंट, ठीक है ना, इंटीजर टाइप है। अब मैं इंटीजर टाइप आपके लिए ले आया हूं। सबसे पहले मैंने आपको एससीक्यू बताया, फिर एमसीक्यू बताए, ठीक है ना, फिर मैंने आपको थोड़े से कॉलम वाले क्वेश्चंस करवा दिए, है ना। अब मैं आपको जो बता रहा हूं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। कुछ एक एलिमेंट है और उसकी ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इतनी इतनी दी गई है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, अभी बता करके चुका हूं कितनों के बाद गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 एनर्जी दी है, 3 के बाद एक ह्यूज गैप आ रहा है, तो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। ओके, चलिए एमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड, इनमें से कितने हैं जो मिक्स ऑक्साइड की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो भाई मिक्स ऑक्साइड कौन कौन है, एक तो Fe3O4 होता है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO प्लस Fe2O3, ओके। और एक ये हो गया अपना PbO प्लस PbO2, ओके। एक ये हो गया अपना 2PbO प्लस PbO2, और बाकी तो हाँ एक Mn3O4 भी हो गया, ठीक है ना, MnO प्लस Mn2O3। ये बात समझ में आ गई। तो फाइनल आंसर मिक्स ऑक्साइड कितने हो गए हमारे, मिक्स ऑक्साइड हो गए 4। क्लियर है भाई। यानी कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अपन ज्यादातर फोकस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड पे, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई मिक्स ऑक्साइड्स बताइए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ। तो मेटल ऑक्साइड में ज्यादातर जो +4 वाले होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी होते हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी, जनाबे अली ने बेका है गाया पंजाबी सॉन्ग लाइक दैट। तो इसमें जो एम्फोटेरिक है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है Al2O3, एक ZNO है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कितने हो गए भाई, 6 हो गए। इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कभी कभी मैंने देखा है, नोटिस किया है, बताने वाले Fe2O3 को भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। गलत बात, Fe2O3 एम्फोटेरिक नहीं बेसिक ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। कुछ यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं और बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जो सेकंड स्पीशीज हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी है बेटा, लो है, किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है ना। तो सेकंड जो स्पीशीज है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, अब बेरिलियम बोरोन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी। यानी कि एक तो आंसर क्या हो गया, ए। यानी कि सेकंड वाले की आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकंड स्पीशीज की वो फर्स्ट वाले से कम है, तो एक तो ये आंसर हो गया। फॉस्फोरस और सल्फर में कौन होता है बेटा, फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ये कैसा है, 3p3 है और ये 3p4 है, आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम बात करें तो नो डाउट इन इट यहाँ पे ऑक्सीजन की ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, साइज फैक्टर काम करता है, तो एक ऑप्शन हमारा ये भी हो गया। ब्रोमीन और पोटेशियम में नो डाउट इन इट ब्रोमीन की ज्यादा होती है, नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल में इस तरफ आ रहा है, पोटेशियम शुरुआत में ही आ रहा है, बड़ा साइज है, ब्रोमीन कंपैरेटिवली छोटा साइज है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ब्रोमीन की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो भाई वही हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड का खेल आ गया, जो यहाँ पे फास्फोरस सल्फर के बीच है, वही सेम सीक्वेंस सेम सिचुएशन किसके बीच है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है ना। अच्छा Li और Li प्लस में भाई Li प्लस वाले की आयनाइजेशन एनर्जी अब ज्यादा होगी, अगर Li प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। Ba और Sr की बात करें तो भाई नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, ओके। तो ये इसका ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है ना। Sr की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। कुछ बच्चे कह सकते हैं सेकंड ग्रुप में एक्सेप्शन होता है, बेटा वो Ba और Ra के बीच में होता है, यहां नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी, कार्बन की, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी, बोरोन की। देखिए कार्बन क्या होता है, 2p2 होता है। अब सेकंड आयनाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि T प्लस का मतलब हो गया 2p1,
अब बोरॉन क्या होता है, वैसे तो बोरॉन होता है 2p1, लेकिन अब बोरॉन प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो नाउ इट बिकम 2s2। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन 2s2 से निकल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन 2p1 से निकल रहा है, तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस, यानी कि बोरॉन वाले की ज्यादा होगी, कार्बन वाले की कम। तो हमें तो चाहिए था सेकंड वाली स्पीशीज जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए थी। तो कितने आंसर हमारे मैच कर गए भाई, 5 मैच कर गए, यानी कि 5 आंसर होना चाहिए और वही है। इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिए। इन द लोथरमेयर कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो देखिए यार, लोथरमेयर ने वही वॉल्यूम को ध्यान में रख करके ग्राफ बनाया था, कर्व बनाया था, तो उसमें ये बताया गया था कि कौन से एलिमेंट टॉप पोजीशन या डिसेंडिंग, असेंडिंग या लोअर पोजीशन पे पाए जाते हैं। तो उसके लिए अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ठंडा ला। अब यहाँ पे जो ये है ठंडा जो है ये टॉप पोजीशन मान लो, ड मीन्स क्या मान लो बेटा, डिसेंडिंग पोजीशन, एल मीन्स क्या मान लो बेटा, लोअर पोजीशन, और ए मीन्स क्या मान लो, असेंडिंग पोजीशन। टॉप पोजीशन फर्स्ट ए ग्रुप, डिसेंडिंग सेकेंड ए ग्रुप, लोअर पोजीशन आपके ट्रांजिशन और मेटेलॉइड्स, और असेंडिंग पोजीशन कौन हो गई बेटा, हैलोजन। ये बात समझ में आ गई। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें ये देखना है कि कौन से एलिमेंट कौन सी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। यहां पे जरा देखना ध्यान से, क्या एल्कली मेटल टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ। क्या हैलोजन डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ। क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या कहते हैं, असेंडिंग पोजीशन? यस, सही है, सही है, सही है। एल्कलाइन असेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ। क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? हाँ। क्या एल्कली मेटल्स लोअर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? ना। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा हमारे लिए, एबीसी हो गया। आप इससे बड़े आराम से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच शुड बी थ्योरेटिकली प्रेजेंट इन 8th पीरियड ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। तो देखिए इस तरह के जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे नंबर ऑफ पीरियड 8 दिया है, यानी कि इवन नंबर दिया है। अगर ऑड दिया होता तो ये फॉर्मूला लगा देना, n+1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, और अगर इवन दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, n+2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, ये 2 को चेंज मत कर देना भाई, ये फिक्स है। तुम सोचो कि ये ऐसे लिखने की जरूरत ही क्या है, मैथ्स लगा दो, काट कूट के बराबर कर दो, ऐसा मत करना। एक्चुअल में कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है 8th पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए अगर एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रखता हो। हाइपोथेटिकल है ना, कुछ भी बनाओ। तो भाई यहां पे फिर 2 के बजाय क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में फिर फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसे काट पीट करके बैठ गए तो भाई यहां पे 8th पीरियड है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे, और आंसर कितना पाओगे, 50 पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शंस हमें देखना है। तो भाई इसके लिए मैंने एक ऑर्डर आपको बताया था, जैसे ये Li लिथियम हो गया अपना, सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और यहां पे कौन हो गया बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये क्या हो गया बेटा, +1 +1 +1 सारे के सारे हो गए, और ये क्या हो गए लाला, +2 सारे के सारे हो गए। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से यहां अगर हम जा रहे हैं तो साइज बढ़ता है, यहां से यहां हम जा रहे हैं तो भी साइज बढ़ता है, और इनमें आपस में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस। तो अब आप इसको ध्यान में रख करके ऑर्डर बना सकते हैं। कैसे? ये ऑर्डर बता रहा है कि सोडियम इन सब में बड़ा है। कैसे? सोडियम मैग्नीशियम से भी बड़ा है, कैसे पता, इस वाले एरो से। ठीक है, सोडियम लिथियम से बड़ा है, कैसे पता, इस एरो से। सोडियम बेरिलियम से बड़ा है, कैसे पता, इस एरो से। तो सोडियम सबसे बड़ा है, देन लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। तो ये ऑप्शन तो क्या है बेटा, करेक्ट है। खैर हमें तो क्या पता करना है, इनकरेक्ट। हटाओ,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर आयनिक रेडियस देखी जाए नीचे जाने पे इंक्रीज होती है, ये भी सही है। आगे मैग्नीज, क्रोमियम और वेनेडियम, बात समझ में आ रही है? इनका जेड इफेक्टिव पूछा है। तो भाई क्रोमियम के केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंटर मार जाता है, जिसकी वजह से क्रोमियम के जेड इफेक्ट में सडनली चेंज आ जाता है कैलकुलेशन वाइज। कैसे? कैलकुलेशन वाइज अगर अपन देखें तो कमी आ जाती है। तो वो क्रोमियम का जो जेड इफेक्टिव होता है, नो डाउट इन इट, वो कैसा होता है बेटा, वेनेडियम से भी कम हो जाता है। किससे भी कम हो जाता है? वेनेडियम से। तो ये एक इनकरेक्ट हो गया, और दूसरा ये इसका इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? दिस वन। ये बात समझ में आ रही है? ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सोडियम कैटायन को क्या किया हुआ है बेटा, बड़ा बताया हुआ है। किससे? एनायन से। F माइनस और है ना O2 माइनस, ये ऑर्डर ही पूरा मतलब गलत दिया हुआ है। तो ये अपना क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया होगा होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अच्छे से देखना। यहां पे K प्लस है और F माइनस है, दोनों की जो रेडियस बोली है वो नियरली सेम है ना। देन एटॉमिक रेडियाई पूछी है K और F की। तो देखो यार, K की जो रेडियस है वो नो डाउट इन इट K प्लस से ज्यादा होगी, और F माइनस जो F की रेडियस है वो F माइनस से क्या होगी, कम होगी। अच्छा, K प्लस और F माइनस की जो रेडियस है वो अप्रॉक्स 1.34 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि K की रेडियस 1.34 से ज्यादा होगी और F की रेडियस 1.34 से कम होगी। तो जरा जिस सीक्वेंस में पूछा है K और F, उसी सीक्वेंस में अपन वैल्यूज चेक कर लेते हैं। यानी कि इधर वाली वैल्यूज 1.34 से ज्यादा किस में है और उधर वाली वैल्यूज 1.34 से कम किस में है। तो भाई फाइनल आंसर जो आ रहा है वो हमारा सी ऑप्शन आ रहा है। ये 1.34 से ज्यादा आ रही है K की रेडियस, और ये F की रेडियस 1.34 से कम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following represent the correct order of electron affinity? ठीक है ना। तो हमें करेक्ट ऑर्डर पता करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो आपको बेसिकली इसकी हेल्प चाहिए, मतलब अगर आपको एक ट्रेंड मैं बता दूं, उससे आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और नीचे कौन हो गया बेटा? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब इनमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड पता होना जरूरी है, लाइक दिस। ये बात समझ में आ रही है? लाइक दिस। तो यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर, ये तो सबको पता ही है। अब आगे इनमें कैसा ट्रेंड होना चाहिए भाई? ऐसा। तो अगर ये ट्रेंड आपको पता है, मैंने क्लास में भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। लाइक दिस। ओके, तो अब आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बहुत ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा क्लोरीन होती है, देन ब्रोमीन होता है, देन सॉरी सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट अपना सही नहीं है, हटाओ, आगे बढ़ो। क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस में कौन ज्यादा होता है वो आपको इससे पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है, हाँ। उससे कम सल्फर दिया है, हाँ। उससे कम ऑक्सीजन दिया है, हाँ। और सल्फर से कम कौन है? सल्फर से दोनों ही कम है, ऑक्सीजन भी कम है, फास्फोरस भी कम है। लेकिन ऑक्सीजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा है? ऑक्सीजन ज्यादा है। वो देखिए आप, इससे पता चल रहा है, क्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन फास्फोरस। तो एक तो सेकंड नंबर का ट्रेंड सही है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन में कौन है भाई? फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, देन ऑक्सीजन होना चाहिए, हाँ है, देन कार्बन होना चाहिए, हाँ है, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए, हाँ है। मतलब इससे आपको पूरे ट्रेंड पता चल रहे हैं, यानी कि 2b है, 3b है। आइए जरा 4 को भी चेक कर लेते हैं कि 4 इसका सही है नहीं है। क्लोरीन सबसे ज्यादा है, हाँ है। देन क्या होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए, यहां पे गड़बड़ हो रही है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया बेटा? 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये बहुत ही शानदार एक QSP है, आप इसको फॉलो करिएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम
ठीक है ना, QSP नाम दिया हुआ है मैंने, जरा ध्यान से अच्छे से इसको देखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखा जाता है, देन उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखा जाता है, और नाम के एंड में आइड लगा दिया जाता है। नाम के एंड में क्या लगा दिया जाता है बेटा? आइड लगा दिया जाता है। तो नाम पड़ गया ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये अपना आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? ये अपना आंसर हो गया। ये डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, अपना कार्बन हो गया। यहां पे कौन हो गया भाई? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। डायगोनल रिलेशनशिप किन किन के बीच पाई जाती है? इन के बीच, केवल इन तीन के बीच। तो आइए जरा देखें इनमें से कौन कौन है। लिथियम मैग्नीशियम है, हाँ है। बोरॉन एल्यूमिनियम नहीं, बोरॉन सिलिकॉन हाँ, बेरिलियम एल्यूमिनियम हाँ। तो आंसर अपना क्या हो गया बेटा? ACD हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजिंग एलिमेंट्स। ब्रिजिंग एलिमेंट्स बेटा सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक सभी हैं, यानी कि नोबल गैसेस ब्रिजिंग एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक स्टेप। एंडोथर्मिक स्टेप हमें देखना है, यानी कि किसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर सल्फर को अपन क्या कहते हैं S2- में बदलते हैं, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है पहले से ही, एक और नेगेटिव ला रहे हो, एनर्जी देनी पड़ेगी। नियॉन को Ne- में बदलना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? N को N- में बदलना है, एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हाफ फील्ड है, वो फुली फील्ड है, ये नियॉन फुली फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर Al+2 से आप Al+3 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो भी भैया एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, एंडोथर्मिक पूछा है। क्या पूछा है? एंडोथर्मिक। तो S को S2- में बदलना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। नियॉन को Ne- में बदलना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। नाइट्रोजन को N- में बदलना है, तो भैया यहां पे एनर्जी निकलेगी नहीं, यहां पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी। और Al+2 से Al+3 बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनाइजेशन, यहां पे भी एनर्जी देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp-df ऑर्बिटल्स। देखिए ये S है, ये P है, ये D है और ये F है, और पूछा गया है कि इन ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बेटा ऑर्बिटल किसी का भी हो, आई रिपीट, ऑर्बिटल किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऑर्बिटल पूछा है उसने। क्या पूछा है बेटा? ऑर्बिटल पूछा है। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्बिटल किसी का भी हो, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी शेल। पी शेल के बारे में बोला है, बहुत से बच्चे इसका आंसर 6 दे देते हैं, उसे पी शेल बोला है, यानी कि KLMNOP। तो 2n² लगाइए, आंसर आपको पता चल जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 होती है, तो यहां पे 6 रखिए। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 72 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आती है sp-df सबशेल की। अब कोई समस्या नहीं है, ये S है, ये P है, ये D है और ये F है। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबशेल को पूछा है, पिछली बार ऑर्बिटल पूछा था, इस बार क्या पूछा है? सबशेल पूछा है। नोडल प्लेन किसमें एब्सेंट होता है? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, dz² में होता है। किसमें होता है? dz² में। dz² में नोडल कोन देखने को मिलते हैं, ना कि नोडल प्लेन देखने को मिलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये पूछा है कि भाई इसमें से कौन है जो डुवेनियर ट्रेड नहीं है। तो भाई डुवेनियर ट्रेड को देखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। मान लो ये A है, ये B है और ये C। अब यहाँ पे A और B के बीच का जो Z है, वो मान लो डिफरेंस जो है वो Z1 है। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या है? Z1 है।
और बी और सी के बीच जो एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, Z2 है। तो Z1 और Z2 जो डिफरेंस है वो इक्वल होने चाहिए। Z1 और Z2 डिफरेंस कैसे होने चाहिए बेटा, वो इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि वो डोमिनियर ट्रेड को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो लिथियम सोडियम में क्या हो रहा है बेटा, Z1 Z2 डिफरेंस जो है वो इक्वल है, हाँ होगा। मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम आप देख लो, इधर 8 का डिफरेंस है, उधर 18 का नहीं होगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 18-18 का डिफरेंस है, होगा। यहाँ पे डिफरेंस 18-18 का है, होगा। यानी कि डोमिनियर ट्रेड को पहचानने का ये एक बहुत ही शानदार क्या है बेटा, QSP है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है? जिस समय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो भी अपन ने दी थी, क्या वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी? हाँ। क्या 63 एलिमेंट उस समय मिले थे? हाँ। क्या नोबल गैस उस समय डिस्कवर हुई? ना। क्या नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड? यस, मतलब ये भी इसका आंसर है ना। क्या हर एक ग्रुप जो है वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड था? ना, उस समय हर एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। क्या मतलब सर? अरे भाई, सब ग्रुप जो थे वो ए बी में डिवाइड थे, लेकिन 8th वाला ग्रुप जो था वो ए बी में डिवाइड नहीं था। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट इसका सही नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC। फीडिंग इफेक्ट की बात करें, वैल्यू ऑफ n सेम है, तो भाई नो डाउट इन इट, ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है, सबको पता है और क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये देखना है कि ये 3 तरह के जो इफेक्ट होते हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडाइड इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा इनमें कौन डोमिनेंट होता है? तो बात को समझिएगा, ये 3D की वजह से होता है, 3D के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ये 4F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, और ये 5F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो 3D का पुअर शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखें, 4F का देखें, 5F का देखें, तो भाई मेरे सीधी सी बात है, 3D का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, लेकिन 4F का और ज्यादा होता है, 5F का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर 5F का सबसे ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट, क्या है, इनका सिग्मा सबसे पुअर है। ये देखो 3 एरो बना दिए, इनका सिग्मा भी पुअर है, 2 एरो बना दिए, इनका सिग्मा पुअर है, 1 एरो बना दिया। तो इससे समझ जाओ कि इनका सिग्मा सबसे पुअर है। तो यहां पे Z इफेक्टिव जो होगा वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, यहां पे Z इफेक्टिव थोड़ा और कम डोमिनेंट होगा, और यहां पे Z इफेक्टिव थोड़ा और कम डोमिनेंट होगा। तो भैया सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली ये होगा, लाइक दिस। क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना, ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है ना। 13 ग्रुप में लाला अगर आपको याद हो तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच डी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्कैंडाइड इफेक्ट पाया जाता है। तो बोरॉन का साइज छोटा, फिर उसके बाद गैलियम आता है, गैलियम के बाद कौन आता है बेटा, एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है, फिर थैलियम आता है। तो ये ऑर्डर किस में नजर आता है? बोरॉन तो इसमें दिया नहीं है, आगे वाले ऑर्डर देख लो भैया। तो गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसका ऑर्डर आपको बताया था, सेम वो का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सोडियम सबसे बड़ा, लिथियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, आंसर इज दिल्ली। ठीक है ना। कहां बताया था वो भी बता दूं आपको, नहीं तो मतलब कंफ्यूज हो गए क्या कहां बताया था। ये देखो ये ऑर्डर बताया था, इसको ध्यान में रख करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस क्या है, PYQs हैं। मैंने इसमें ईयर नहीं डाले, ठीक है ना, मैंने इसमें साल नहीं डाले हैं, किस किस ईयर में आए थे वो मैंने नहीं डाले हैं, नहीं तो अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQ हैं। चलिए, तो ये पहले सालों में, बीते सालों में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है रेडियस की भाई। तो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, O2 माइनस का और छोटा, F माइनस का और छोटा। वैल्यू देख करके कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या एक एक की वैल्यू याद करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स नॉट। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में वैल्यूज चेक करिए। तो 171, 140, 136 ये अपना हो गया, ठीक है ना। 1.71, 1.4, 1.36 उसी सीक्वेंस में मिल गया, आंसर अपना पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई
ये कह रहा है कि जब आप O से O माइनस बनाते हो तो एनर्जी मिलती है, लेकिन O माइनस से O2 माइनस बनाते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। वही लेने के देने पड़ गए, मैंने बताया था ना। ऐसा क्यों होता है भाई? वही सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन होता है, इसलिए होता है ना। तो आइए चेक कर लें। O माइनस आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। यस, बाकी इसके अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। यही फाइनल है कि O माइनस आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, विरोध करेगा, रोकेगा कि भाई तुम कैसे चले आ रहे हो। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू। देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली कम होती है किससे? क्लोरीन से। रीजन बड़ा साफ है कि क्लोरीन का साइज जो होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आराम से एक्सेप्ट करता है। या उल्टा बोलो, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। मसलन ऐसे समझिए, ये फ्लोरीन है, हाँ है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। ये क्लोरीन है, हाँ है। वैलेंस शेल में यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। लेकिन मजे की बात, यहां पे कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, यहां पे कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है। तो भाई मेरे, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूंगा तो यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन कम जगह है, साइज कैसा है? छोटा है। यहां पे साइज कैसा है? बड़ा है। तो यहां पे क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, यहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम फेस करना पड़ेगा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई, क्लोरीन की ज्यादा हो गई। तो स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन भी एक रीजन आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले टर्न पे हमारी मुलाकात होगी बेटा केमिकल बॉन्डिंग के धांसू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़िया से आईओसी। ओके, और नेक्स्ट टर्न पे ध्यान रखना, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जैसा मैंने आपको बोला कि मैं केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आ रहा हूं, तो थोड़ा सा उसको रिकैप करके रखिएगा ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। प्रोसेस दोबारा बता देता हूं, ये वीडियो या आगे के जो भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको देखने का तरीका यही है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। एक मेरी एडवाइस है कि आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन जो आए उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आंसर को चेक करें। तो काफी एक सपोर्ट मिलता है, अगर आंसर मैच कर गया तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वो फिर आगे के लिए बहुत काम आता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टर्न पे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।